हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग करने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 19th एंड 20th. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 19. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? In question number 19 it is saying a trust fund has 30,000 that must be invested in two different types of bonds. मीन्स एक ट्रस्ट है उसके पास 30,000 रुपीज़ है और वो उसको दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है. ठीक है. द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर. मतलब जो पहला बॉन्ड है, मान लो ये आपका पहला बॉन्ड है और ये दूसरा बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड उसको पे करेगा 5%, मतलब एक साल का 5% इंटरेस्ट देगा. एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर. दूसरा बॉन्ड जो है उसको 7% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर. मीन्स दोनों में टाइम कितना है, 1 ईयर, और इधर भी आपका टाइम कितना दिया है, 1 ईयर. क्लियर. नेक्स्ट, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड दिस 30,000 among the two types of bonds such that the trust fund must obtain an annual total interest of first 1800 and second is 2000. मीन्स किस तरीके से वो आपका 30,000 रुपीज़ को दो जो फंड्स है उसमें बांटेगा सच दैट कि दोनों फंड से मिलने वाला इंटरेस्ट, मतलब इससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो ये है आपका S1 और इससे जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज़ S2. इनका जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसको एक साल का, वो किसके बराबर होगा. एक तो पहला दिया है 1800 के बराबर होना चाहिए ए, एंड दूसरा दिया है आपको 2000 के बराबर होना चाहिए. क्वेश्चन समझ आ गया. सी, यहाँ पे अपने को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. ठीक है. अगर मैं पहले मैट्रिक्स के अलावा, मतलब मैट्रिक्स में पहले जाने से पहले नॉर्मल अलजेब्रा क्या अप्लाई होना चाहिए वो देख लेते हैं. तो मान लो अगर मुझे S1 निकालना है, मतलब पहले फंड से मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट, तो वो किसके बराबर होगा, उसका प्रिंसिपल, मतलब 30,000 में से जितना भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट होगा. तो मैं मान लेती हूँ कि पहले फंड में 30,000 में से सपोज X अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है, तो X आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल. इसमें रेट कितना दे रहा है वो 5%. टाइम कितना है, अपने को कितना निकालना है, एनुअल निकालना है, मीन्स 1 ईयर अपॉन 100. सो ये सिंपल इंटरेस्ट होगा फर्स्ट फंड से जो आएगा. वैसे ही अगर S2 निकालना है, सो अगर 30,000 में से X अमाउंट पहले फंड में इन्वेस्ट हो गया तो अमाउंट बचेगा कितना, 30,000 माइनस X. तो इतना अमाउंट डिपॉजिट होगा किसमें, सेकेंड वाले फंड में. तो इसके लिए प्रिंसिपल क्या हो गया, 30,000 माइनस X. तो ये आ जाएगा आपका 30,000 माइनस X जो इसका प्रिंसिपल है. इसका रेट कितना है, 7, टाइम इज़ 1 ईयर एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100. ठीक है. और दिया क्या है कि टोटल जो इंटरेस्ट है मीन्स S1 अपॉन प्लस S2 ये किसके बराबर होना चाहिए, 1800 के बराबर होना चाहिए. मीन्स वी हैव टू जस्ट ऐड दिस एंड दिस. बट ये हमको ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको मैट्रिक्स का यूज़ करके. मीन्स यहाँ हम दो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे. एक मैट्रिक्स होगा इसके प्रिंसिपल अमाउंट का, मतलब ये X का, और ये 30,000 माइनस X दूसरे फंड का, 30,000 माइनस X. एक दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे. ठीक है. वो उसमें क्या होगा, इसका बाकी वाला पोर्शन दैट इज़ 5 इंटू 1 5 अपॉन 100. तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 100 और इधर से क्या होगा 7 अपॉन 100. ऐसे ही क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम विच इज़ 1 2, ये इक्वल होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ के. तो हम दोनों को रो मैट्रिक्स नहीं बना सकते, क्योंकि जो कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की वो सेटिस्फाई नहीं होगी. तो हमें इसको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा. और हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके पहले एलिमेंट को दैट इज़ X इंटू 5 अपॉन 100. तो देखो यही आएगा. फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं बीच में, देन दिस इंटू 7 अपॉन 100, मतलब ये आएगा. और हमें प्लस तो करना ही है. तो ये आ गया आपका नॉर्मल मैट्रिक्स के फॉर्म में जो आपने को सॉल्व करना है वो. अब जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे. सो क्या होगा, X इंटू 5 अपॉन 100, ये हो गया आपका X इंटू 5 अपॉन 100 प्लस दिस रिमेनिंग अमाउंट दैट इज़ 30,000 माइनस X इंटू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 100. एंड ये टोटल किसके बराबर होगा, क्योंकि हम पहले केस का कर रहे हैं दैट इज़ 1800. तो वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ X. सो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं X का वैल्यू. सो आपका इक्वेशन क्या बन रहा है, 5X अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस X
इंटू क्या आ रहा है आपका 7/100 और ये टोटल किसके बराबर है 1800। क्लियर। सॉल्व करते हैं नॉर्मल जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करा जाता है। 5x/100 प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आएगा 21 एंड 4 zeros दैट इज़ 2,10,000 अपॉन 100 ये वाला अपॉन माइनस 7x/100 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1800। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम वाले मेथड से। अब सबका नीचे डिनोमिनेटर में 100 ही है तो 100 ही आएगा और ये हो जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x एंड इट विल बी इक्वल्स टू वॉट 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 5x माइनस 7x कितना हो जाएगा -2x प्लस 2,10,000 और ये बराबर हो जाएगा किसके 1800 और ये 2 zeros और आ जाएंगे। ठीक, नाउ आप 2x को इधर लेके जाओ तो क्योंकि हमें अमाउंट चाहिए पॉजिटिव में आएगा और 1,80,000 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 1,80,000 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2x। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 30,000 एंड ये 2x के बराबर हो गया। सो हियर x विल बी व्हाट 30,000 डिवाइडेड बाय 2 एंड ये आ जाएगा आपका 15,000। सो दिस इज़ द अमाउंट जो पहले फंड में डिपॉजिट होगा क्योंकि ये x की वैल्यू है। अब दूसरे फंड में कितना डिपॉजिट होगा तो कैसे आएगा, वो किसके बराबर है 30,000 माइनस x और आपका 30,000 और x तो हमने निकाल लिया कितना है 15,000 तो 30,000 माइनस 15,000 कितना आ जाएगा 15,000। तो अगर हमें टोटल इंटरेस्ट 1800 चाहिए तो हम 3,000 को कैसे बांटेंगे 15,000 और 15,000 में। ठीक, सेम टाइप का आपको करना है किसके लिए 2000 के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे पहले में x है दूसरे में कितना है 30,000 माइनस x है ना, और दूसरा मैट्रिक्स में पहले आएगा 5/100 क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस ये जो टोटल इंटरेस्ट है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2000। ठीक है, सेम करोगे इक्वेशन बनेगा क्या 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू ये हो जाएगा 7/100 और ये किसके बराबर होगा 2000 के। सेम नॉर्मल एल्जेब्रिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। 5x/100 प्लस ओपन करो तो ये आ जाएगा 2,10,000 अपॉन 100 और माइनस 7x/100 और ये हो जाएगा आपके 2000 के बराबर। सॉल्व करेंगे इसको 100 सो इट विल बी 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x एंड इट विल बी इक्वल्स टू वॉट 2000। क्रॉस मल्टीप्लाई 5x माइनस 7x माइनस 2x प्लस 2,10,000 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 3 zeros यहाँ के और ये 2 zeros यहाँ के। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सॉल्व तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2,10,000 माइनस 2 लाख। अब 2 लाख में से मतलब 2,10,000 में से 2 लाख घटाएंगे तो क्या बनेगा 10,000 ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका 10,000। तो x की वैल्यू क्या होगी 10,000 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5,000। सो ये है आपका दैट अमाउंट जो फर्स्ट फंड में डिपॉजिट होगा। अब सेकेंड फंड में कितना आएगा तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस x होता है और x की वैल्यू कितनी है ये आपकी 5,000 तो ये कितना आ जाएगा 25,000। सो दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ डिपॉजिटेड इन द सेकेंड फंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economic books. Their selling prices are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each. Each का मतलब है पर बुक का कॉस्ट। ठीक है, मतलब एक केमिस्ट्री बुक का कॉस्ट 80, एक फिजिक्स बुक का कॉस्ट 60, एक इकोनॉमिक्स बुक का कॉस्ट 40। सो वी हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल दी बुक्स। ऑल दी बुक्स मतलब 10 डजन वगैरह, 10 डजन 8 डजन फिजिक्स 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स को सेल करने से उसको टोटल कितना अमाउंट ऑफ रुपीज़ हमें ऑब्टेन होगा यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। सो क्वेश्चन देखो 10 डजन है केमिस्ट्री बुक। ठीक है, अभी नो दैट कि एक डजन में कितने बुक्स ये कितना होता है, एक डजन बराबर 12 क्वांटिटी के वाइज 12। तो 10 डजन में कितने केमिस्ट्री बुक्स होंगे पहले वो निकाल लो। तो 10 डजन में कितने होंगे 12 इंटू 10 हो जाएगा विच इज़ 120। तो हमारे पास टोटल केमिस्ट्री बुक्स कितनी है 120। वैसे ही फिज़िक्स बुक दिया है 8 डजन तो ये 8 डजन हो गया इसके पास फिज़िक्स की बुक। सो सिमिलरली इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 12 और ये आ जाएगा 96 इसके पास टोटल फिज़िक्स की बुक होगी।
देन 10 डजन है इसके पास इकोनॉमिक्स की बुक, 10 डजन हो गए इसके पास इकोनॉमिक्स की बुक्स, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएगी 10 इंटू 12 विच इज़ 120। तो टोटल इसके पास इकोनॉमिक्स बुक्स होगी 120। ठीक है, एक केमिस्ट्री बुक का कॉस्ट कितना है 80 रुपीज़, एक फिज़िक्स की बुक का कॉस्ट कितना है 60 रुपीज़, और एक इकोनॉमिक्स बुक्स का कॉस्ट कितना है 40। सो इन जनरल अगर हम मैट्रिक्स में जाने से पहले अगर देखें कैसे कैलकुलेशन होगा, तो सिंस देखो एक केमिस्ट्री बुक का कॉस्ट अगर 80 है तो 120 केमिस्ट्री बुक का कॉस्ट कितना होगा, सिंपल 120 इंटू 80। एक फ़िज़िक्स की बुक का कॉस्ट 60 है तो 96 फिज़िक्स की बुक का कॉस्ट कितना होगा 96 इंटू 60। अगर एक इकोनॉमिक्स के बुक्स का कॉस्ट 40 है तो 120 इकोनॉमिक बुक का कॉस्ट कितना होगा, तो ये जाएगा 40 इंटू 120। और हमें टोटल अमाउंट निकालना है, मतलब ये केमिस्ट्री का टोटल करेंगे फिज़िक्स के टोटल से और प्लस उसको ऐड करेंगे इकोनॉमिक्स से, तो इसको ऐड करने से क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ दैट द बुक शॉप विल रिसीव। क्लियर। सो सिंपल इसमें भी वही करना है अपने को, दो मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स में होगा इसका टोटल नंबर ऑफ बुक्स और ऑर्डर ध्यान रखना है, पहले जैसे केमिस्ट्री का लिखना है तो 120, फिर फिज़िक्स 96, फिर इकोनॉमिक्स 120। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स होगा जिसमें इसका प्राइस होगा पर बुक विच इज़ 80, इसे ऑर्डर भी वही मेंटेन करना, अगर यहाँ केमिस्ट्री फिज़िक्स इकोनॉमिक्स है तो इधर भी केमिस्ट्री फिज़िक्स और इकोनॉमिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। और फिज़िक्स में 60 रुपीज़ पर बुक और इकोनॉमिक्स है आपका 40 रुपीज़ पर बुक। सिंपल, अब इसको कर दो 120 इंटू 80 प्लस नेक्स्ट 96 इंटू 60 प्लस दिस 120 इंटू 40। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करोगे। तो पहला क्या मल्टीप्लिकेशन है 120 इंटू 80, तो 120 इंटू 80 आपको मिलेगा 9600। दूसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन 96 इंटू 60, तो ये आपको मिलेगा 5760। तीसरा मल्टीप्लिकेशन क्या है 120 इंटू 40 और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 4800। ठीक, अब क्या करना है, सबको ऐड कर दो। तो ये क्या होगा 4800 ऐड होगा किससे 9600 से, फिर ऐड होगा किससे 5060 से। तो इन सब को जब ऐड करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आएगा 20,160 रुपीज़। सो दिस इज़ द अमाउंट जो बुक शॉप को सारी बुक्स बेचने से मिलेगा। क्लियर। सो ये वाले सेशन के लिए इतना ही, 19 और 20, बाकी सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं और एक्सरसाइज 3.2 के, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।